वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा छठवां लेक्चर है। आज के लेक्चर में दो बेहद छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे एथिक्स इन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स, बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स कहो या फिर यूटिलिटी ऑफ एथिक्स कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ये जो बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स हैं, इनको मोटे मोटे तौर पे तीन चार लेवल्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से तीन चार लेवल्स में डिवाइड करके देखा जाता है? सबसे पहले बात की जाती है इंडिविजुअल लेवल के बारे में। सबसे पहले बात की जाती है इंडिविजुअल लेवल के बारे में। इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? एक तो इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स acts as a moral compass. Ethics acts as a moral compass. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्शन ले रहे हो या लेने वाले हो, वो एक्शन सही है या गलत है, वो एक्शन मॉरल है या इमोरल है, इसमें एक मेजरमेंट स्केल के तौर पे, एक मॉरल कंपस के तौर पे काम करती है एथिक्स। तो एक तो एथिक्स एक्ट्स एज अ मॉरल कंपस। दूसरा, एथिक्स इन्फ्लुएंसेस आर जजमेंट्स। Ethics influences our judgments. Ethics influences our perspective. Ethics influences our perspective. Ethics influences our decisions. Ethics influences our decisions. And ethics influences our actions. और ये हमें समझ में आता है, हम जो भी जजमेंट बनाते हैं, जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जो भी एक्शंस हम लेते हैं, वो बड़ा हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे एथिक्स से। तो एथिक्स इन्फ्लुएंसेस आवर जजमेंट्स, पर्सपेक्टिव, डिसीजंस एंड एक्शंस। एक तो एथिक्स एक्ट्स एज अ मॉरल कंपस। दूसरा, एथिक्स इन्फ्लुएंसेस आवर जजमेंट्स, पर्सपेक्टिव, डिसीजंस एंड एक्शंस। तीसरा, एथिक्स helps us understand the perspective helps us understand the perspective of others। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरों का व्यू पॉइंट क्या है, उसको समझने में एथिक्स हमारी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के दौरान हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बाकी देशों के लिए वैक्सीन्स की सप्लाई कर रही थी, मदद कर रही थी। ऐसे में सिटीजन्स, हम लोग ये बोल सकते थे कि यार हमारी पॉपुलेशन इतनी लंबी चौड़ी है, हमारे लिए पूर्ति नहीं है, हमारे लिए ऑलरेडी कमी है, आपको बाकी देशों की मदद करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन क्योंकि हमारे पास में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें समझ में आता है कि हमारी सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों दूसरे देशों की मदद कर रही थी। तो एथिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। चौथा, एथिक्स सेव्स एनर्जी। एथिक्स सेव्स एनर्जी कैसे? जितने भी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। एकदम तैयार है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से यूरिस्टिक आप बड़े आराम से यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में रह सकते हैं। आप बड़े आराम से यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में रह सकते हैं। एनर्जी बचाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जहाँ पे एक्चुअल में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे दिमाग लगाओ। एथिक्स के अंदर आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दी गए। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। फिर इसके अलावा एथिक्स ऑल्सो सेटिस्फाइज ऑल्सो सेटिस्फाई
बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने में एथिक्स मदद करती है। जैसे हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है कि हम ऑनेस्ट हों, हम सच बोलें। हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है कि हम दूसरों की हेल्प करें। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें भी तो मज़ा आता है, हमें भी तो सुकून मिलता है। जब हम कोई भी एथिकल काम करते हैं तो हमें भी तो मज़ा आता है, हमें भी तो सुकून मिलता है। तो ये जो एथिक्स है, इट सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे अगर एथिक्स के बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स एक्ट्स एज अ मॉरल कंपस। एथिक्स जो है वो मॉरल कंपस के तौर पे काम करती है। एथिक्स इन्फ्लुएंसेस आर जजमेंट्स, पर्सपेक्टिव, डिसीजंस एंड एक्शंस। तीसरा, एथिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। चौथा, ethics saves energy and we can remain in heuristic processing mode. और लास्ट, ethics satisfy basic human needs। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो तो हमें समझ में आ गए। अब दूसरा लेवल कौन सा है? अब दूसरा लेवल है सोसाइटी। सोसाइटी के लेवल पे एथिक्स के क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं? एक तो एथिक्स प्रोवाइड social security, ethics provide social security and stability। ethics provide social security and stability। कैसे? देखो, आप रोड पे जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, आपके पास में मान लेते हैं 10 लाख रुपए हैं और आप बेफिक्र होकर रोड पे जा रहे हो। आपको कोई चिंता नहीं है कि कोई आके आपको लूट लेगा, कोई आके आपको मार देगा। आराम से जा रहे हो। आपको भरोसा क्यों है? बिकॉज सोसाइटी में एक एथिकल सिस्टम है। हाँ, कभी कभार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि लूटपाट मचाते हैं, जो कि ऐसे काम करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो एक एथिकल सिस्टम होने की वजह से ये जो सोसाइटी है ये स्टेबल रहती है, ये जो सोसाइटी है ये सिक्योर रहती है, ये जो सोसाइटी है ये ऑल ओवर एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहती है। और जब सोसाइटी सिक्योर होगी, जब सोसाइटी स्टेबल होगी, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट इजी होगा, पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा। बट ऑब्वियसली बात है, ये जो सोसाइटी है वो ग्रो कर पाएगी, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सोसाइटी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक सोशल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, एक सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और वो हमें हमारा एथिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये जो एथिकल सिस्टम है, ये जो एथिक्स है, it provides social security and stability, and because of which the growth and development of society is possible। तीसरा, ये जो एथिकल सिस्टम है इट प्रिवेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स सोशल कोलैप्स। इट प्रिवेंट्स सोशल कोलैप्स in the light of in the light of science and technology advances। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पेस पे एडवांस कर रही है, और इन एडवांसेस के बीच में हमारा जो सोसाइटल है, जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो जाए, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एथिक्स प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो अब क्या हो रहा है, आप एआई को यूज़ करके किसी की भी इमेज को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कैसी भी वीडियो बना सकते हो। सॉफ्ट पॉर्न का कल्चर चल गया है, लेकिन लोग आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो करते हैं, लेकिन इन जनरल लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एक एथिकल सिस्टम है। देखो कितने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं, बायो वेपन्स देखने को मिल रहे हैं,
अगर कोई देश पागल हो जाए, अगर कोई लीडर पागल हो जाए, तो 1 सेकंड लगेगी पूरे के पूरे पॉपुलेशन को वाइप आउट करने में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हम? बिकॉज एक एथिकल सिस्टम प्लेस में है, एक एथिकल सिस्टम हमारे बीच में देखने को मिलता है। तो सोसाइटी के लेवल पे ये जो एथिक्स है, इट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और इस सोशल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की वजह से सोसाइटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एथिक्स है, ये जो एथिकल सिस्टम है, इट प्रिवेंट्स सोशल कोलैप्स इन द लाइट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस। अच्छा, इसके अलावा तीसरा लेवल कौन सा है? तीसरा लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। इमेजिन करो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर प्रॉपर एथिकल सिस्टम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जेंडर सेंसिटिव है, इसमें इक्वल पे प्रोवाइड किया जाता है, इसमें विमेंस की और ये कहें कि मेन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बराबर तरीके से दोनों को छुट्टी दी जाती है, बराबर तरीके से दोनों को फैसिलिटीज दी जाती हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल सिस्टम है, तो लॉन्गर रन में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनेगी या नहीं बनेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, बनेगी। इसका ट्रस्ट मार्केट में बनेगा या नहीं बनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। और क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए नहीं जाना जाता है, टाटा ग्रुप अपने एथिकल सिस्टम के लिए जाना जाता है। और इस वजह से टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है, टाटा ग्रुप के अंदर लोगों को एक ट्रस्ट, एक भरोसा है। और जब सोसाइटी का, लोगों का किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉन्ग टर्म गेन देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, उसको लॉन्ग टर्म गेन देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल सिस्टम है, तो लॉन्ग टर्म में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल गेन क्रेडिबिलिटी, इट विल गेन ट्रस्ट एंड इवेंचुअली इट विल हैव लॉन्ग टर्म गेन्स। और फिर चौथे लेवल के बारे में अगर बात करें, तो चौथा लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल। और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है। अगर किसी सोसाइटी में एक अच्छा एथिकल सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये जो अच्छा एथिकल सिस्टम है इट विल सपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर, इट विल सपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी है जहाँ पे अच्छा एथिकल सिस्टम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेहद ईजी है। लेकिन आप पाकिस्तान चले जाओ, आप अफगानिस्तान चले जाओ, जहाँ पे एथिकल सिस्टम उतना बेहतर नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो किसी सोसाइटी में अगर अच्छा एथिकल सिस्टम है, तो द गुड एथिकल सिस्टम सपोर्ट्स द लॉ एंड ऑर्डर एंड द गुड एथिकल सिस्टम सपोर्ट्स द वेलफेयर स्टेट। देखो, वेलफेयर स्टेट में सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जैसे रिजर्वेशन, जैसे जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको बराबर तक लेके आना। अगर एथिकल सिस्टम बढ़िया है तो लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है इन पिछड़े हुए लोगों को बराबर तक लाना, क्यों ज़रूरी है वेलफेयर स्टेट में ये जो पिछड़े हुए लोग हैं इनके लिए काम करना। तो ये जो एथिकल सिस्टम है ये वेरियस लेवल्स पे काम करता है। 4 लेवल्स मोटे मोटे तौर पे हमने देखे। सबसे पहले हमने बात की इंडिविजुअल लेवल के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं अपने दिमाग में बैठाओ। इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स acts as a moral compass. Ethics influences our judgments, perspective, decisions, and actions. Ethics helps us understand the perspective of others. Ethics saves energy and we can remain in heuristic processing mode. And ethics
सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। दूसरा लेवल सोसाइटी का लेवल, और सोसाइटी के लेवल पे एथिक्स प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल। और सोसाइटी के लेवल पे एथिक्स प्रिवेंट्स सोशल कोलैप्स, या फिर ये कहें कि सिविलाइजेशन कोलैप्स इन द लाइट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल सिस्टम है तो इवेंचुअली जो क्रेडिबिलिटी, जो ट्रस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का विद इन दी सोसाइटी वो इंक्रीज होगा, और इवेंचुअली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉन्ग टर्म गेन्स मिलेंगे। और चौथा लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का। किसी सोसाइटी में अगर एक अच्छा एथिकल सिस्टम है तो इट विल सपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड इट विल सपोर्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। एथिक्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब बात आती है एक और टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक क्या है? एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ एंड एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, इसमें एथिक्स का क्या रोल है और एथिक्स किस तरीके से डिफर करती है? देखो, पब्लिक लाइफ की अगर बात करें, पब्लिक लाइफ में पब्लिक रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो पब्लिक रिलेशंस देखने को मिलते हैं ये फॉर्मल होते हैं या इनफॉर्मल होते हैं? देखो, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए जब हम बात करें पब्लिक लाइफ के बारे में, तो आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखो, आपके एरिया का एमपी और आपके बीच में जो रिलेशन है, सिटीजन के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? वो पब्लिक रिलेशन है। और जब हम बात करें प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो आप दिमाग में रखो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? वो प्राइवेट रिलेशन है। अब बात करेंगे पब्लिक रिलेशन के बारे में। पब्लिक रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? सिंपल सी बात है, पब्लिक रिलेशन जो होता है इट इज फॉर्मल इन नेचर। पब्लिक रिलेशन जो है वो फॉर्मल होता है। पब्लिक रिलेशन में प्राइवेसी देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है? पब्लिक रिलेशन में प्राइवेसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। हाँ, फंक्शनल प्राइवेसी देखने को मिल सकती है। फंक्शनल प्राइवेसी का मतलब, जैसे कोई ऑफिसर है और उसके ऑफिस में कई सारे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो वो जो ऑफिसर है वो अपने किसी एक सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि आओ मेरे ऑफिस में बात करनी है, दरवाज़ा बंद होगा, बात हो जाएगी, बाकी सबॉर्डिनेट्स को पता नहीं चलेगा कि क्या बात हुई। लेकिन ये प्राइवेसी नहीं है, ये फंक्शनल प्राइवेसी है। क्या काम की बात थी, जिस लेवल तक लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उस लेवल तक चीज़ों को प्राइवेट रखा गया, बाकी सारी चीज़ें पब्लिक हैं। तो ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं इनमें प्राइवेसी देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं इनमें इमोशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं या ना के बराबर देखने को मिलते हैं? पब्लिक रिलेशंस में इमोशंस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं ये ट्रांजैक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांजैक्शनल होते हैं कि आपकी ड्यूटी है आप फुलफिल कर रहे हो, मेरी ड्यूटी है मैं फुलफिल कर रहा हूँ, जब हमारा काम हो जाएगा हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं ये कैसे होते हैं? ट्रांजैक्शनल होते हैं। ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं जनरली जनरली दे आर established through standard codes. They are established through standard codes. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोफेशनल कोड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो पब्लिक रिलेशंस हैं दे आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू स्टैंडर्ड कोड्स। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोडिफाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो पब्लिक रिलेशंस हैं इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स वाइडर सोसाइटी, इट इन्वॉल्व्स वाइडर सोसाइटी।
पब्लिक रिलेशंस में दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, एक वाइडर सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप है। तो ये जो पब्लिक लाइफ है, ये जो पब्लिक रिलेशंस हैं, इट इन्वॉल्व्स वाइडर सोसाइटी। अच्छा, ये जो पब्लिक लाइफ है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो, अगर कुछ वायलेशन हो, अगर कुछ एक्शंस ऊपर नीचे हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है, और आपको सीवियर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। किसी ऑफिसर से कुछ गड़बड़ हो गई, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसको पनिश भी किया जा सकता है और उसको क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा। ये जो पब्लिक लाइफ है, इसमें प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मैटर करती है, इसमें प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मैटर करती है। ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, इनमें जो इमोशनल डिपेंडेंस होती है, इनमें जो इमोशनल डिपेंडेंस होती है वो ना के बराबर होती है। पब्लिक लाइफ की अगर बात करें, तो जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, दे आर फॉर्मल इन नेचर, उनमें प्राइवेसी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि फंक्शनल प्राइवेसी हो सकता है देखने को मिले। ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, दे आर ट्रांजैक्शनल, दे आर ट्रांजैक्शनल। जनरली ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, ये बने हुए होते हैं स्टैंडर्ड कोड्स के ऊपर। ये जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक लाइफ है, इसमें वाइडर सोसाइटी देखने को मिलती है। अगर वायलेशन होगा तो पनिशमेंट देखने को मिलेगा, क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। पब्लिक लाइफ में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मैटर करती है, और इमोशनल डिपेंडेंस जो है वो ना के बराबर होती है। वहीं पे अगर बात करें प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। एक सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो इनफॉर्मल इन नेचर होता है। दूसरा, प्राइवेसी देखने को मिलती है नहीं मिलती है, बट ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेसी जो है वो देखने को मिलती है, प्राइवेसी देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, इनमें इमोशंस का ज़्यादा रोल होता है या ट्रांजेक्शनल होता है, बट ऑब्वियस सी बात है, इनमें इमोशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमोशंस जो है वो बड़ा हैवी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो प्राइवेट लाइफ होती है, इसमें कोड्स देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलता है? इसमें कोड्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें पर्सनल एथिक्स देखने को मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें पर्सनल एथिक्स देखने को मिलती है। ये जो प्राइवेट लाइफ होती है, इसमें वाइडर सोसाइटी देखने को मिलती है नहीं देखने को मिलती है? इसमें वाइडर सोसाइटी देखने को नहीं मिलती है। इसमें क्लोज फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, या फिर इसमें फैमिली देखने को मिलती है, फैमिली मेंबर्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं प्राइवेट रिलेशंस में। ये जो प्राइवेट रिलेशंस हैं, इनमें अगर आपसे कोई भी गड़बड़ हो तो आपको हो सकता है पनिशमेंट ना मिले, लेकिन अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपको गिल्ट फील होगी, आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलेंगे, आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलेंगे, और हो सकता है आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाए। तो वायलेशन के केस में गिल्ट, ट्रस्ट इश्यूज और रिलेशन के खत्म होने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। ये जो प्राइवेट लाइफ होती है, इस प्राइवेट लाइफ में पर्सनल एथिक्स जो है वो मैटर करती है, पर्सनल एथिक्स जो है वो मैटर करती है। और ये जो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, इनमें हाई इमोशनल डिपेंडेंस देखने को मिलती है, इनमें हाई इमोशनल डिपेंडेंस देखने को मिलती है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखें तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है? ये जो पब्लिक लाइफ होती है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, और ये जो प्राइवेट लाइफ होती है ये ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, ये ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो,
डिफरेंस की अगर बात करें तो एक बार फटाफट से दिमाग में उठाओ, पब्लिक लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं दे आर फॉर्मल इन नेचर, प्राइवेसी देखने को नहीं मिलती है, रिलेशन जो है वो ट्रांजेक्शनल होता है, जनरली स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड्स देखने को मिलते हैं, वाइडर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, वायलेशन के केस में पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मैटर करती है, और जो इमोशनल डिपेंडेंस होती है वो ना के बराबर होती है पब्लिक लाइफ में। प्राइवेट लाइफ की अगर बात करें तो जो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं दे आर इनफॉर्मल इन नेचर, उनमें प्राइवेसी देखने को मिलती है, इमोशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर्सनल एथिक्स इसमें देखने को मिलती है, इसमें क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में बात होती है, वायलेशन के केस में आपको गिल्ट हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जो रिलेशन है वो खत्म हो सकता है, इसमें पर्सनल एथिक्स मैटर करती है, और हाई इमोशनल डिपेंडेंस देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो पब्लिक लाइफ है इसके लिए प्रिंसिपल्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नोलान्स प्रिंसिपल, इसको अपन एक्स्ट्रा देख रहे हैं, दिमाग में रख लो, कभी कोई क्वेश्चन आए और कोट कर दो तो आंसर थोड़ा सुंदर लगेगा। नोलान्स प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल्स गिवन बाय नोलान। बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी, द कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइफ, और ये जो कमेटी है इसने जो प्रिंसिपल्स दिए उन्हीं को 7 प्रिंसिपल्स ऑफ नोलान या फिर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ गिवन बाय नोलान कहा जाता है। इनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ISO सर्टिफाइड लोहा, ISO सर्टिफाइड लोहा। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटीग्रिटी, आई का मतलब क्या है इंटीग्रिटी, एस का मतलब क्या है सेल्फलेसनेस, एस का मतलब क्या है सेल्फलेसनेस, ओ का मतलब क्या है ऑब्जेक्टिविटी, ओ का मतलब क्या है ऑब्जेक्टिविटी, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लीडरशिप, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लीडरशिप। ये जो दूसरा ओ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपननेस, ओ का मतलब क्या है ओपननेस, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है ऑनेस्टी, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है ऑनेस्टी, और ये जो ए है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी। वेरी सिंपल, ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में बात की गई है, इन नोलान्स प्रिंसिपल के बारे में। पब्लिक लाइफ में ये 7 चीजें कम से कम देखने को मिलनी चाहिए। कौन कौन सी, एक इंटीग्रिटी, दूसरा सेल्फलेसनेस, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, चौथा लीडरशिप, पांचवा ओपननेस, छठवा ऑनेस्टी, और सातवां अकाउंटेबिलिटी। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये एक्स्ट्रा हमने पढ़ लिया है, काम आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। बाकी आज की बातचीत यहाँ पे ख़त्म हो गई, छोटा सा सेशन है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।